हेलो लर्नर्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न डेली 6 1 पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सारे टीचिंग एग्जामों के लिए, चाहे सीटेट हो, टेट हो या केवीएस हो या सुपर टेट हो, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि सीटेट के एग्जाम में तो हर बार जीन पियाजे से 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। साथ ही साथ अगर हम इसे अच्छे से पढ़ लें तो हमें पेडागोजी सॉल्व करने में बहुत मदद मिलती है। इसलिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के साथ साथ हम लोग जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, साथ ही साथ भाषा विकास का सिद्धांत जो जीन पियाजे ने दिया, इन तीनों सिद्धांतों को आज हम लोग कवर करेंगे। इसके प्रत्येक पॉइंट को देखेंगे कि क्या इन्होंने किस सिद्धांत में क्या मेंशन किया है। केवीएस के एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। केवीएस में तो पर्टिकुलर टॉपिक मेंशन नहीं किया हुआ है जीन पियाजे का, लेकिन क्वेश्चन इससे हर बार पूछा गया है। तो हम लोग आज इसे पूरे ध्यान से देखेंगे कि क्या है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, भाषा विकास का सिद्धांत और नैतिक विकास का सिद्धांत। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखते हैं सबसे पहले कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या है, उसके बाद फिर उनका भाषा विकास का सिद्धांत और नैतिक विकास का सिद्धांत। साथ ही साथ जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में जो कीवर्ड या जो महत्वपूर्ण शब्द दिए हुए हैं उनके अर्थ को भी जानेंगे, जिससे एग्जामों में क्वेश्चन बनते रहे हैं। सारे पॉइंट को हम लोग देखेंगे। आप सभी लोग अपना ख्याल रखते हुए, ठंड बहुत पड़ रही है तो शरीर को स्वस्थ रखते हुए पढ़ाई बेहतरीन ढंग से करिए, क्योंकि एग्जाम का टाइम चल रहा है, एग्जाम आने वाले हैं, सीटेट के एग्जाम भी चल रहे हैं, केवीएस का एग्जाम आने वाला है। तो आप सारे लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए पढ़ाई जमकर कीजिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या है। इसे संप्रत्यय निर्माण का सिद्धांत भी कहते हैं। इसका एक अन्य नाम है संप्रत्यय निर्माण का सिद्धांत। ये है पियाजे साहब, जो 1896 से 1980 तक रहे। 1896 में इनका जन्म हुआ था, 1980 में इनकी डेथ हुई थी। ये हैं जीन पियाजे। ये कहाँ के थे? ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इनका परिचय हम लोग देख लेते हैं। ये कहाँ के थे? ये स्विट्जरलैंड के थे और इन्होंने संज्ञानात्मक संरचनावाद का समर्थन किया है। किसका समर्थन किया है इन्होंने? संज्ञानात्मक संरचनावाद का समर्थन किया था। और इन्होंने अपने 3 बच्चों पर ही प्रयोग किया था। अपने 3 बच्चों पर प्रयोग करके ही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने, जिसकी वजह से इनकी आलोचना भी हुई थी। फिर देखते हैं कि जीन पियाजे क्या कहते हैं। जीन पियाजे के कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट हैं जो एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं कि एक-एक करके कि क्या-क्या स्टेटमेंट इन्होंने दिया था। सबसे पहला है कि जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता एवं नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना स्वयं करते हैं। पूछ लेता है कि बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक किसने कहा है, या बच्चे को खोजी प्रवृत्ति किसने कहा है, वैज्ञानिक किसने कहा? तो किसने किया? जीन पियाजे ने कहा है। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता एवं नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना स्वयं करते हैं। जीन पियाजे कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों ने बालक को कोरी स्लेट कहा है, कि मतलब बालक बिल्कुल खाली होता है, वो संसार में आने के बाद उसमें ज्ञान भरा जाता है। जबकि जीन पियाजे इसका बिल्कुल समर्थन नहीं कहते। जीन पियाजे कहते हैं कि बालक स्वयं से सीखता है, स्वयं प्रयोग करके सीखता है, करके सीखता है, उसे ज्ञान देने की जरूरत नहीं होती, स्वयं सक्रिय ज्ञान निर्माता होता है, वो अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है। और फिर क्या है अगला? अगला है कि खोज व निर्माण का सिद्धांत भी जीन पियाजे ने दिया। किसका? खोज व निर्माण का सिद्धांत पूछ लेगा एग्जाम में। खोज व निर्माण का सिद्धांत किसने दिया है? तो किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है। खोज व निर्माण का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया। फिर जीन पियाजे का अगला स्टेटमेंट है, क्या कहते हैं कि बालक बोधात्मक एवं गत्यात्मक गतिविधियों के द्वारा प्रभावशाली तरीके से सीखता है। कैसे? बोधात्मक एवं गत्यात्मक गतिविधियों के द्वारा प्रभावशाली तरीके से सीखता है। ऐसा कौन बोलता है? जीन पियाजे बोलते हैं। जीन पियाजे कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता है। कब से प्रारंभ होता है? शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। इस तरह से देखिए, ये सारी स्टेजेस दी हुई हैं कि शैशवावस्था से प्रारंभ होकर के जीवन पर्यंत संज्ञानात्मक विकास चलता रहता है। पूछ लेगा कि विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो कौन है? जीन पियाजे साहब हैं। कौन है? जीन पियाजे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, तो आप लोग पूरे ध्यान से देखिएगा इसको। जीन पियाजे फिर क्या कहते हैं? जीन पियाजे कहते हैं कि बालक सरल से कठिन प्रक्रिया के द्वारा सीखता है। कैसे सीखता है? सरल से कठिन प्रक्रिया के द्वारा सीखता है। पहले बालक को सरल सिखाया जाता है, उसके बाद उसको कठिन की तरफ ले जाते हैं। फिर जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा हुआ। कितने भागों में? 4 भागों में। पूछ लेगा एग्जाम में कि जीन पियाजे ने स्टेजेस को कितनी अवस्थाओं में या कितने अवस्थाओं में बांटा है? तो कितने में? 4 अवस्थाओं में या 4 भागों में बांटा हुआ, 4 स्टेज में बांटा हुआ। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम लोग। पहली अवस्था कौन सी है? पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था। इसके अन्य नाम भी हैं, सारे स्टेज के बहुत सारे उपनाम हैं, तो सारे को ध्यान रखिए। कभी अलग अलग नामों से पूछ लेता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए सारे नाम को हम लोग जानेंगे कि किस किस नाम से जाना जाता है। तो पहली स्टेज कौन सी है? पहली स्टेज है संवेदी गामक अवस्था। इसे और क्या-क्या कहते हैं? इसे क्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं, संवेदी पेशीय अवस्था भी कहते हैं। क्या-क्या हो गया? इनकी पहली स्टेज जो है संवेदी गामक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था और संवेदी पेशीय अवस्था। इसकी एज क्या होती है? जन्म से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष या 0 से 2 वर्ष या 0 से 24 माह होगा यहाँ, सॉरी यहाँ माह होगा। 0 से 24 माह।
दूसरी स्टेज कौन सी है? दूसरी स्टेज है इनकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसे और क्या-क्या कहेंगे? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कह सकते हैं या पूर्व संचालन अवस्था कहिए या प्राक संक्रियात्मक अवस्था या फिर अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? खिलौने व अनुकरण की अवस्था भी कहा जाता है। इसे और क्या कहा जाता है? खिलौने व अनुकरण की अवस्था भी कहा जाता है। इसकी क्या एज है? इसकी एज है 2 से 7 वर्ष। कितनी है? 2 से 7 वर्ष। पहली स्टेज कितनी है इनकी? 2 से 4 सॉरी जन्म से 2 वर्ष, दूसरी है 2 से 7 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था या तार्किक अतार्किक चिंतन की अवस्था या खिलौने व अनुकरण की अवस्था। अब इन्होंने दूसरे स्टेज को 2 भागों में बाँटा हुआ है। 2 सब स्टेजेस हैं, कौन-कौन से हैं? पहली स्टेज कौन-सी है? पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था। इसकी क्या एज होती है? इसकी एज है 2 से 4 वर्ष। 2 से 4 वर्ष पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था होती है। दूसरी है आंत प्रज्ञा अवस्था। कितनी है ये? 4 से 7 वर्ष। दूसरी स्टेज 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष को इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया। पहला पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था 2 से 4 वर्ष, दूसरी आंत प्रज्ञा अवस्था 4 से 7 वर्ष। इस स्टेज को इसी क्रम में रखेंगे हम लोग, ये नहीं कि पहली के बाद तीसरी को ला दें और तीसरी के बाद दूसरी को लाएं, ऐसे नहीं, इसी क्रम में रहेंगे इनके स्टेज। फिर तीसरी कौन सी अवस्था है? तीसरी है ठोस या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। क्या नाम है? ठोस या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। इसके अन्य नाम हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कह सकते हैं या आगमनात्मक विचार की अवस्था कहेंगे। आगमनात्मक क्या होता है ये हम आप लोगों को आगे बताते हैं या इसे कंक्रीट स्टेज भी कहते हैं। कभी-कभी एग्जाम में कंक्रीट स्टेज पूछ लेगा तो इसकी इंग्लिश भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कंक्रीट स्टेज? ठोस या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या आगमनात्मक विचार की अवस्था। इसकी क्या है एज? इसकी एज है 7 से 11 वर्ष। इसकी आयु सीमा कितने से कितने के बीच है? 7 से 11 वर्ष। पहली स्टेज है जन्म से 2 वर्ष, दूसरी है 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 को 2 भागों में बाँटा, 2 से 4, 4 से 7, फिर तीसरी है 7 से 11 वर्ष, जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या आगमनात्मक विचार की अवस्था, ठोस या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। चौथी स्टेज इनकी कौन सी है? चौथी स्टेज है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या निगमनात्मक विचार की अवस्था या आदर्श चिंतन की अवस्था या तार्किक चिंतन की अवस्था। दूसरी स्टेज जो है उसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं, जबकि इसे क्या कहते हैं? इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। चौथी स्टेज को अमूर्त चिंतन की अवस्था भी इसे कहते हैं और थर्ड स्टेज को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जबकि इसे अमूर्त चिंतन की अवस्था कहेंगे या अब्स्ट्रैक्ट स्टेज भी बोलते हैं। अब्स्ट्रैक्ट स्टेज भी बोलते हैं। इसकी क्या एज होती है? इसकी आयु सीमा होती है 11 वर्ष से ऊपर या 11 से 14 वर्ष भी कहीं-कहीं दिया होता है या 11 वर्ष से ऊपर। तो ये हो गए जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में डिवाइड किया था। ये चारों नाम हो गए, उपनाम के साथ चारों स्टेजेस के नाम हो गए। अब हम लोग एक-एक अवस्थाओं को देखते हैं कि क्या-क्या विशेषताएँ हैं एक-एक अवस्थाओं की। तो सबसे पहली स्टेज कौन-सी है इनकी? सबसे पहली स्टेज है संवेदी गामक अवस्था। कौन-सी है? संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था ये देखिए बालक है 0 से 2 वर्ष इसकी आयु सीमा होती है। इसे और क्या-क्या कहते हैं? संवेदी गामक अवस्था, इंद्रियानुगतिक अवस्था भी बोलते हैं, सेंसरी मोटर या संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत ये जीन पियाजे ने दिया हुआ पहली अवस्थाओं के नाम है। इसकी विशेषताएँ क्या-क्या हैं? ये हम लोग देखते हैं। इसकी विशेषताएँ सबसे पहली विशेषता क्या है कि इसमें संवेदी गामक अवस्था में बालक जो कि नवजात शिशु की तरह होता है, बिल्कुल ये देखिए आप लोग बालक आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा नवजात शिशु की तरह होता है क्योंकि इसकी एज 0 से 2 वर्ष होते हैं तो उस समय बच्चा शिशु ही होता है, छोटा ही होता है। नवजात शिशु की तरह होता है, उसके द्वारा होने वाली स्वतः क्रियाएँ क्या करती हैं? संवेदी क्रियात्मक बुद्धि की रचना करती हैं। क्या करती हैं? संवेदी क्रियात्मक बुद्धि की रचना करती हैं। इस अवस्था में बालक क्या होता है? समस्त क्रियाएँ उसकी जो होती है ज्ञानेंद्रियों के आधार पर करता है। इस अवस्था में बालक जो भी क्रिया करता है वो किसके आधार पर करता है? ज्ञानेंद्रियों के आधार पर। हम लोग जानते हैं कि कितनी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं? हम लोग की 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा ये होती है ना, तो इस अवस्था में बालक प्रत्येक क्रिया को अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करता है। जैसे किसी भी चीज़ को उठा के खा लेना और किसी भी चीज़ को पहचानना नहीं, कुछ भी मुँह में डाल लेना, कुछ भी छू देना। तो इस तरह से जितनी भी क्रियाएँ होती हैं उसके ज्ञानेंद्रियों पर आधारित होती है। और क्या विशेषता है? इस अवस्था में बालक वृत्ताकार प्रतिक्रियाएँ करता है। अब वृत्ताकार प्रतिक्रिया क्या है ये जानेंगे। वृत्ताकार प्रतिक्रिया मतलब एक ही क्रिया को बार-बार दोहराना, एक ही क्रिया को बार-बार दोहराना। जैसे मुँह में हाथ डालकर चूसते रहना, कोई खिलौना आया मुँह में डालकर चूसने लगना, तो मतलब जो वो सीख जाता है उसी क्रिया को वो बार-बार करता है। फिर अगली विशेषता क्या है? इस अवस्था में बालक का सारा प्रयत्न या सारा व्यवहार जो होता है वह मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। तो पूछ लेगा कि जीन पियाजे के किस स्टेज में बालक के व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है? तो किस स्टेज में आधारित होता है? तो पहली स्टेज जो है संवेदी गामक अवस्था उसमें उसका व्यवहार जो है मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। मूल प्रवृत्ति क्या होती है? मैकडोगल ने हमारी 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं। तो इसमें बालक जो होता है रोना, हँसना ये सारी क्रियाएँ वो सीख कर के ही आता है। जन्म के पहले से जन्म जब होता है तभी से उसमें रहती हैं। उसे सीखना नहीं पड़ता है। वो उसे अगर भूख लगी है तो भी वो रोना शुरू कर देगा, उसे सोना है तो भी वो रोएगा। इससे मतलब सारी उसकी क्रियाएँ जो होती हैं वो उसकी मूल प्रवृत्ति पर आधारित होती है।
फिर पियाजे क्या कहते हैं? पियाजे कहते हैं कि इस अवस्था में बालक की बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। किस तरह से व्यक्त होती है उसकी बुद्धि? उसके कार्यों के द्वारा व्यक्त होती है। वो किस तरह से कार्य करता है, उस तरह से उसकी बुद्धि का अंदाज़ा लगाते हैं। और इस आयु में क्या पाया जाता है? बच्चों में स्कीमा पाया जाता है। ये स्कीमा वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि स्कीमा क्या है? तो इसको हम आप लोगों को आगे बताएँगे कि स्कीमा क्या है। फिर इस आयु में बच्चों में वस्तु अस्थायित्व आ जाता है। वस्तु अस्थायित्व क्या है? ये भी हम लोग को हम आप लोगों को आगे बताएँगे कि वस्तु अस्थायित्व क्या है या स्कीमा क्या है? फिर अगली स्टेज कौन-सी है? इनकी अगली स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी क्या आयु सीमा है? इसकी आयु सीमा होती है 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। इसको भी इन्होंने 2 भागों में बाँटा हुआ है। किस-किस में? सबसे पहली अवस्था कौन-सी है? पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था। पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था क्या है? पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था 2 से 4 वर्ष की अवस्था को कहते हैं पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था। इसमें बालक अहम केंद्रित होता है, अहम केंद्रित, ईगो सेंट्रल या आत्म केंद्रित या सेल्फ सेंटर्ड भी कह सकते हैं। पूछता है एग्जामों में कि अहम केंद्रित बहुत सारे लोग वाइगॉस्की को लगा देते हैं, जबकि अहम केंद्रित बालक को किसने कहा है? जीन पियाजे ने कहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अहम केंद्रित का मतलब क्या होता है? अहम केंद्रित मतलब स्वयं से बातें करना, स्वयं में मस्त रहना। अब जैसे ये एक मान लीजिए ये एक कमरा है। जीन पियाजे ने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक कमरे में बच्चों को बंद कर दिया 2 से 4 वर्ष के बालकों को और उन्होंने सोचा कि वो आपस में बातें करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। सारे बच्चे अपने-अपने में मस्त थे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। इसलिए जो है 2 से 4 वर्ष की अवस्था में बालक जो होता है वो अहम केंद्रित होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, किसी से मतलब नहीं, स्वयं में मस्त रहना वही होता है अहम केंद्रित, स्वयं से बातें करना। फिर अगली विशेषता क्या है? इस अवस्था में 2 से 4 वर्ष जो होती है अवस्था, पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, ये सब स्टेज है किसकी? सेकंड की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की सब स्टेज है पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था 2 से 4 वर्ष, जिसकी विशेषताएँ हैं कि बालक इसमें अहम केंद्रित होता है, इसमें जीववाद पाया जाता है। अब जीववाद क्या होता है? ये जानते हैं हम लोग। जीववाद का मतलब है कि निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं जो 2 से 4 वर्ष के होते हैं, वो खिलौनों को सजीव मानते हैं, उन्हें चोट लग जाती है, तो बैंडेज लगाना उनको, उनको कपड़े पहनाना। जैसे एक देखिए ये गर्ल है जो इसकी ये डॉल है, इसको वो जो है दूध पिला रही है, तो उसे लग रहा है कि उसे भी भूख लगती होगी। जिस तरह से उसको भूख लगती है, उसी तरह से उसको भी भूख लगती होगी, तो वो बॉटल से उसको दूध पिला रही है। तो इस तरह से बालक जो होते हैं वो इस अवस्था में जीववाद में को मानता है कि मतलब जो निर्जीव उसके खिलौने हैं, उनमें भी जीव है। वो इस तरह से मानता है, उनको चोट लग जाती है तो उसे गिर जाता है तो उसे लगता है कि उनको चोट लग गई है। इस तरह से इसे कहा जाता है जीववाद कि निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव मानना। ये किस स्टेज में होती है? पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था जो जो 4 से 2 से 4 वर्ष की अवस्था होती है और ये किसकी सब स्टेज है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। और उसके बाद क्या है? अगली विशेषता क्या है? अगली विशेषता है कि इस अवस्था में बालक की प्रवृत्ति जो है नकल करने की होती है और इसे क्या कहते हैं? अनुक्रमणशीलता या अपलावटी की अवस्था होती है। ये सारे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछते हैं। अनुक्रमणशीलता, अपलावटी ये सब किस स्टेज में पाए जाते हैं? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अगर सब स्टेज दिया हुआ है तो हम लोग उसको चूज़ करेंगे, अगर जो है सब स्टेज नहीं दिया हुआ है तो हम लोग पूर्व प्रत्यात्मक जो है टिक करेंगे। अब ये अनुक्रमणशीलता या अपलावटी क्या होता है? अनुक्रमणीय अभिक्रियाएँ जिन लोगों ने केमिस्ट्री को पढ़ा होगा उन लोग जानते होंगे उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय मतलब इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल। तो अनुक्रमणशीलता या अपलावटी की अवस्था क्या होता है कि जैसे ये देखिए हमने एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है कि अगर बालक के सामने आप जो है टी बनाते हैं, तो वो उसे पता है कि ये टी है, लेकिन अगर आप इसी से व बना देते हैं, तो वो नहीं समझ पाएगा, कि ये टी से व बना है, तो वो मूल प्रवृत्ति पर वापस नहीं आ पाएगा। इसी को कहते हैं अपलावटी की अवस्था। जैसे आप बालक को 1 से 10 तक की गिनती सिखाते हैं, तो बालक 1 से 10 तक की गिनती सीख लेगा, लेकिन अगर आप उसे फिर कहिए कि 10 से 1 पर आए, तो वो नहीं आ पाएगा। क्या है? वो नहीं आ पाएगा। इसी को कहते हैं अनुक्रमणशीलता या अपलावटी की अवस्था। फिर अगला क्या है कि इस अवस्था में बालक संकेत पर आधारित कार्य करता है, प्रतीकात्मक, कल्पनात्मक खेल खेलता है और इसी कारण इस अवस्था को क्या कहते हैं? खोज की अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? खोज की अवस्था। प्रतीकात्मक या कल्पनात्मक खेल खेलता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि बालक किस तरह से जो है वो अपने खिलौनों से डॉक्टर बन जाएगा, कभी अपने जो उसके टेडी रहते हैं उनको वो जो है पेशेंट बना देगा। इस जैसे यहाँ पर देखिए, सॉरी, आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि बालक किस तरह से अपने टेडी का जो है इलाज कर रहा है। इस तरह से वो मिट्टी के घर बनाना और गाड़ी को वो जो है उसमें बोलेगा, अगर उसकी कोई गाड़ी लिया है तो जो है वो बोलेगा कि ये मेरी गाड़ी है, या यहाँ मम्मी बैठेंगे, यहाँ पापा बैठेंगे, हम लोग इससे घूमने जाएँगे। इस तरह की मतलब वो प्रतीकात्मक, कल्पनात्मक खेल खेलता है। यहाँ देखिए टीचर बना हुआ है, बच्चों को पढ़ा रहा है। फिर यहाँ देखिए ऊपर देखिए कल्पनात्मक खेल खेलना, क्ले के द्वारा खेलना, क्ले से घर बनाना, खिलौने बनाना, केक बनाना, इस तरह से खेल खेलता है, प्रतीकात्मक, कल्पनात्मक खेल खेलता है। फिर
उसके बाद अगली विशेषता क्या है? अगली विशेषता है कि इस अवस्था में बालक अस्थिर, अनौपचारिक तार्किकता के आधार पर व्यवहार करता है। कैसी तार्किकता होती है? अनौपचारिक तार्किकता होती है। अस्थिर और अनौपचारिक तार्किकता के आधार पर व्यवहार करता है कि हर चीज़ को ये क्यों है? ये ऐसे क्यों है? क्यों, क्यों, क्यों? इस तरह के क्वेश्चन होते हैं उसके हर बात में कि क्यों है, क्यों है? इस तरह से क्वेश्चन करता रहता है। और दूसरी स्टेज क्या थी? दूसरी सब स्टेज क्या है? आंतप्रज्ञा की अवस्था। आंतप्रज्ञा की अवस्था क्या होती है? इस अवस्था में बालक जो होता है वो वस्तुओं के बीच में अंतर करना सीख जाता है बिना किसी तार्किक विचार के। ये कौन सी स्टेज होती है? 4 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें बालक क्या होता है? वो वस्तुओं के बीच में अंतर करना सीख जाता है। अगली विशेषता क्या है? अगला जो पॉइंट है वो क्या है? हम लोग इसे देखते हैं। अगला पॉइंट है और इसे खिलौने व अनुकरण की अवस्था भी पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था को कहते हैं। हम लोगों ने ऊपर देखा। फिर अगली स्टेज कौन सी? इनकी तीसरी स्टेज है इनकी स्थूल संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी है? स्थूल संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी क्या विशेषताएं हैं ये देखते हैं हम लोग। इसकी विशेषताएं होती है कि इस अवस्था में स्कूल आयु के बच्चे जो होते हैं वो मूर्त वस्तुओं से सीखते हैं तथा तार्किक ढंग से सीखते हैं। दूसरी स्टेज जो थी उसमें बच्चा अतार्किक ढंग से, अनौपचारिक ढंग से सोचता है या विचार करता है, लेकिन इस अवस्था में बालक तार्किक ढंग से सीखते हैं, हर चीज़ के पीछे लॉजिक लगाते हैं और मूर्त वस्तुओं से सीखते हैं। मूर्त वस्तुएं मतलब जो वस्तुएं इन्हें दिखाई देती हैं उससे वो सीखते हैं। फिर क्या होता है? इस अवस्था में बालक परिमाणात्मक आयाम के बारे में भली भांति जान लेता। परिमाणात्मक आयाम मतलब नंबर्स, जैसे डेट याद रखना, किलो, मीटर, इन सारी चीज़ों को वो भली भांति जान लेता है, परिमाणात्मक आयाम के बारे में जान लेता है। फिर अगला क्या है? अगला है कि इस अवस्था में बालक संज्ञानात्मक नक्शे का निर्माण करना जान जाता है। संज्ञानात्मक नक्शे का निर्माण करना, जैसे आप बालक को कहेंगे कि ये 2, मानो कि 2 चॉकलेट है तुम्हारे पास, तो उसके पास है नहीं उस समय, लेकिन वो उसको माइंड मेकअप करना सीख जाता है इस अवस्था में। ऐड करना सिखा रहा है, तो 2 चॉकलेट तुम्हारे पास है, 3 उसके पास चॉकलेट है, तो चॉकलेट रियल में नहीं होती, लेकिन वो उसको दिमाग में सोचने लग जाता है, उसका एक मैप बनने लग जाता है, माइंड मेकअप होने लगता है। तो ये किस अवस्था में होता है? तीसरी स्टेज में होता है। उसी को संज्ञानात्मक नक्शे का निर्माण करना जान जाता है कहते हैं। इस अवस्था में बच्चों की सोच कैसी हो जाती है? अस्थानिक हो जाती है। अब अस्थानिक का क्या मतलब होता है ये जानते हैं हम लोग। अस्थानिक का मतलब होता है, ये जितने वर्ड हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्थानिक सोच का क्या मतलब होता है? अस्थानिक सोच का मतलब, जैसे ये देखिए, दिशाओं का ज्ञान है। बालक इस अवस्था में जो है दिशाओं के बारे में जान जाता है, दिशाओं का ज्ञान हो जाता है उसे। अपने आस-पास की वस्तुओं के बारे में वो भली-भांति जानने लगता है, उसके आस-पास की जितनी वस्तुएँ होती हैं कि ये ऐसे क्यों है, वो उसको जानने लग जाता है। और इस अवस्था में बालक का विचार जो है आगमनात्मक होता है। आगमनात्मक का क्या मतलब होता है? आगमन से निगमन, ये हम लोगों ने शिक्षण विधियों में भी पढ़ा होगा। तो आगमनात्मक का क्या मतलब होता है? आगमनात्मक का मतलब होता है कि इस अवस्था में बालक का जो विचार होता है वो उदाहरण से नियम की ओर होता है। आगमनात्मक मतलब कि बहुत सारे पहले उदाहरण देंगे हम बालक को, उसके बाद हम लोग नियम देंगे उसको। उदाहरण से नियम की ओर चलता है। जैसे ये बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए और ये हो गया नियम। तो इस तरह से होता है और इस अवस्था में बालक माप-तौल गणना करना प्रारंभ कर देता है। ऊपर हमने आप लोगों को बताया परिमाणात्मक आयाम। फिर बालक का व्यवहार उत्क्रमणशील होता है। सेकंड स्टेज में अनुत्क्रमणशील था, लेकिन इस स्टेज में क्या होता है? उत्क्रमणशील होता है। उसमें बालक जो है टी से व बन जाता था, वो तो वो फिर टी पर वापस नहीं आ पाता था। लेकिन अब अगर उसे टी से आप व बना करके सिखाएँगे तो फिर वो बता देगा कि ये टी से ही व बना है। इसको हटा करके वो फिर दिखा देगा कि जो है ये टी से व बना है। तो इस तरह से वो, उसका व्यवहार क्या होता है? उत्क्रमणशील होता है। अगली विशेषता क्या है? अगली विशेषता है कि इस अवस्था में बालक संरक्षण और तुलना करना सीख जाता है। आप अनुत्क्रमणशील में उसको आप 1 से 10 तक का नंबर सिखा रहे थे, फिर उससे आप 10 से 1 पर आने को बोल रहे थे, तो वो नहीं आ पा रहा था। लेकिन इस स्टेज में वो आ जाएगा, 1 से 10 भी, 10 से 1 को आने को बोलेंगे तो उस पे भी आ जाएगा फिर वो। और इस अवस्था में बालक संरक्षण और तुलना करना सीख जाता है। संरक्षण और तुलना का क्या अर्थ होता है? संरक्षण का मतलब होता है कि वो अपनी वस्तुओं को संरक्षित करना सीख जाता है और इन वस्तुओं के द्वारा वो नई-नई चीज़ें बनाने लग जाता है। जैसा आप लोग फिगर में देख रहे होंगे यहाँ पर। सारे बच्चे अब नई वस्तुओं से नई-नई वस्तुएँ बनाते हैं। और फिर तुलना करने का क्या, संरक्षण या तुलना, इसका क्या मतलब? तुलना का मतलब होता है कि सेकंड स्टेज में अगर आप बालक को देंगे कोई चीज़, थोड़ी-सी चीज़, अगर उसको आप ज़्यादा चीज़ छोटे से बर्तन में देंगे तो उसे लगेगा कि मेरा कम है। लेकिन अगर आप थोड़ी ही चीज़ उसको आप बड़े से बर्तन में फैला करके देंगे, दिखने में ज़्यादा लगेगा, वो ज़्यादा भले ना हो तो उसे लगेगा कि वही ज़्यादा है। ये ऐसे सेकंड स्टेज में है, लेकिन इस स्टेज में उसमें संरक्षण या तुलना करना आ जाता है। जैसा कि इस फिगर में आप लोग देख रहे होंगे। इस फिगर में दिख रहा है कि किस तरह से बालक जो है, ये देखिए 2 ग्लास में पानी भरा हुआ है, लेकिन अगर एक लंबे से गिलास में इसको डाल दिया जाता है तो यहाँ तक पानी आ जाता है। और जो दोनों गिलास में पानी सेम ही है, लेकिन इसमें पानी यहाँ तक है और इसमें यहाँ तक है। इसमें बालक समझ जाता है कि दोनों में पानी इक्वल ही है, लेकिन सेकंड स्टेज में उसको लगेगा कि इसमें पानी ज़्यादा है, इसमें कम है। तो ये है संरक्षण या तुलना करना।
फिर अगला क्या है, इस अवस्था में क्या होता है, अगली विशेषता क्या है, इस अवस्था में बालक वर्गीकरण करना, प्रत्यक्ष वस्तुओं के द्वारा सीखना, भाषा एवं संप्रेषण की योग्यता अपना सीख जाता है, दिन, तारीख, महीना बताना, पदों की श्रृंखला पर विचार करना, ये सब सीख जाता है वो। कौन से स्टेज में? थर्ड स्टेज में। फिर इस अवस्था में बालक पलावटी की अवस्था में रहता है। पलावटी ऊपर हमने बताया कि वो जो है पलावटी मतलब उत्क्रमणशील या पलावटी एक ही नाम है। फिर आगे हम लोग चलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। और फिर अगली स्टेज और लास्ट स्टेज क्या है उनकी, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की जो दी है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी इस अवस्था को बोलते हैं। इसको देखते हैं। इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में बालक अमूर्त और वैज्ञानिक ढंग से सोचता है। किस तरह से? अमूर्त। अमूर्त मतलब क्या होता है कि जो वस्तुएं दिखती नहीं हैं उसी को हम अमूर्त कहते हैं। और 11 से 15 वर्ष या 11 से 14 या 11 वर्ष के ऊपर बालक उन वस्तुओं के बारे में भी सोचने लग जाता है या चिंतन करने लग जाता है जो उसके सामने नहीं होती हैं। तो क्या होता है कि इस अवस्था में बालक अमूर्त और वैज्ञानिक ढंग से सोचता है। फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है? बालक वास्तविक संसार के साथ संक्रियाएं करता है। संक्रिया क्या होती है? जब किसी क्रिया में तर्क जुड़ जाए तो उसे ही संक्रिया कहते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक किस तरह से सीखता है? वास्तविक संसार के साथ संक्रियाएं करता है। जबकि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में या फोर्थ स्टेज में क्या होता है? बालक संक्रिया के साथ संक्रिया करता है। पूछ लेगा कि बालक संक्रिया के साथ संक्रिया किस स्टेज में करता है, तो फोर्थ स्टेज में। अमूर्त स्टेज में या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में वो संक्रिया के साथ संक्रिया करता है, अर्थात बालक आंतरिक चिंतन करता है, आंतरिक चिंतन करता है, तार्किक नियम बनाता है। इस अवस्था में बालक का जो तर्क होता है वह परिकल्पनात्मक निगमित तर्क होता है। कैसा तर्क होता है? परिकल्पनात्मक निगमित तर्क होता है। और इस अवस्था में बालक की सोच कैसी हो जाती है? प्रस्थापनात्मक हो जाती है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि बालक जो है बिना किसी परिस्थिति का सहारा लिए जो है वो शाब्दिक तत्वों के आधार पर तर्क का मूल्यांकन करता है। जैसे आप उसको कोई समस्या देते हैं तो वो समस्या उसके साथ घटित नहीं हुई रहती ना, वो समस्या उसके सामने होती है, बल्कि वो उसका चिंतन करके उस पर अपना कंक्लूजन दे देता है। ये प्रस्थापनात्मक सोच। ये है चारों स्टेज जो एक ही जगह है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रिवीजन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आप लोग इस तरह से एक ही जगह रहेगा तो रिवीजन करने में आसानी रहेगी। फिर क्या है? पियाजे की बुक है। पियाजे की बुक का नाम भी पूछ लेता है एग्जाम में कि पियाजे की कौन सी बुक थी। पियाजे की बुक थी लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ ए चाइल्ड। क्या थी बुक? लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ ए चाइल्ड, जिसमें इस सिद्धांत को इन्होंने दिया है। फिर जीन पियाजे के अन्य सिद्धांत भी देखते हैं। अब तक हम लोगों ने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को देखा। अब जीन पियाजे के जो अन्य सिद्धांत हैं उसे देख लेते हैं। जीन पियाजे के अन्य सिद्धांत कौन कौन से? भाषा एवं विचार का सिद्धांत और नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया था, लेकिन नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने भी दिया। वो बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं होगा और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने भी दिया हुआ है। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले भाषा एवं विचार का सिद्धांत क्या है इनका। भाषा एवं विचार के सिद्धांत में देखते हैं कि इन्होंने अहम केंद्रित भाषा, बालकों की भाषा कैसी बताई है? अहम केंद्रित। एग्जाम में सीटेट के एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अहम केंद्रित भाषा या व्यक्तिगत वार्ता। व्यक्तिगत वार्ता जो है वाइगॉस्की ने कहा है, लेकिन इन्होंने क्या कौन सी भाषा कहा है? इन्होंने अहम केंद्रित भाषा कहा है। अहम केंद्रित शैशवावस्था में पाया जाता है अहम केंद्रित भाषा, मतलब सेल्फ सेंटर्ड, स्वयं से बातें करना। फिर बाल्यावस्था या उसके बाद की अवस्था में कौन सी भाषा पाई जाती है? सामाजिक भाषा। इस अवस्था में शैशवावस्था में बालक किसी की नहीं सुनता, बस वो अपनी ही बात करता है। जो है आपसे अगर उसे कुछ पूछना है तो आप पूछता रहेगा और उसके बाद वो आंसर का वेट नहीं करेगा आपसे कि आप उसे आंसर करें, वो अपनी भाषा अपनी बात को बोलता रहेगा। लेकिन बाल्यावस्था में बालक समझ जाता है कि अगर वो बोल रहा है तो उसे सामने संप्रेषण कर रहा है तो उसे सामने वाले का सुनना भी होगा, उसे चुप ही रहना होगा। शैशवावस्था में ऐसा नहीं होता है। तो शैशवावस्था में बालक की भाषा कैसी होती है? अहम केंद्रित भाषा होती है, और ये जीन पियाजे ने कहा हुआ है। लेकिन बाल्यावस्था में उसकी भाषा सामाजिक भाषा हो जाती है। पियाजे क्या कहते हैं? पियाजे कहते हैं कि विचार भाषा से पहले आता है। बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि विचार भाषा से पहले आता है, जबकि वाइगॉस्की कहते हैं कि भाषा पहले आती है, विचार बाद में। जबकि पियाजे कहते हैं कि विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है। इसका एग्जाम्पल आप लोग ये ले सकते हैं कि जैसे छोटा बालक होता है जो 6-7 महीने का ही बालक जो होता है, अगर उसको कोई अनजान आदमी या उसकी माँ से उसको अलग किया जाए, तो वो रोने लग जाता है। ऐसा क्यों रोने लग जाता है? उसको उस समय तो वो बोल भी नहीं पाता है, उसके में भाषा नहीं आई रहती, फिर भी वो रोने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें विचार है कि ये वो टच नहीं है जो उसकी माँ का है, इसलिए वो रोने लग जाता है। अगर आप लोग एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि जैसे कोई भी वर्ड ले लीजिए, जैसे खाने के बिना वो जो है खाने के बिना मर गया। खाने
जैसे कि ले सकते हो कि वो खाने से मर गया, तो मतलब इसका 2 अर्थ निकल सकता है, वो या तो वो खाते-खाते मर गया या उसको खाना नहीं मिला तो मर गया। इस तरह से विचार जो है वो भाषा से पहले आते हैं। फिर क्या ले सकते हैं, फिर अगला इनका कौन-सा सिद्धांत है, ये तो हो गया भाषा विकास का सिद्धांत, अहम केंद्रित भाषा और विचार भाषा से पहले होता है। ये हो गया इनका भाषा एवं विचार का सिद्धांत। फिर अगला सिद्धांत है इनका पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। इन्होंने जो है ये किस बुक में दिया हुआ है, मोरल जजमेंट ऑफ ए चाइल्ड। 2 बुक के नाम हमने इनका पढ़ा। संज्ञानात्मक विकास के लिए इन्होंने कौन से दिया था, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ ए चाइल्ड, और पियाजे का नैतिक विकास किसमें दिया हुआ, मोरल जजमेंट ऑफ ए चाइल्ड। इसके इन्होंने कितने चरण दिए हैं, कई बुक में तो इसके कई चरण 3 से 4 चरण दिए हुए हैं, लेकिन ये जो 3 चरण आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनके संज्ञानात्मक नैतिक विकास के, पहला कौन सा चरण है, पूर्व नैतिक अवस्था। पूर्व नैतिक अवस्था की स्टेज क्या होती है, आयु सीमा क्या होती है, जन्म से 5 वर्ष। दूसरी कौन सी है, विषमांगी या परायत्त नैतिक अवस्था, इसकी क्या आयु सीमा है, 5 से 10 वर्ष है। फिर स्वायत्त या स्वतंत्र नैतिक अवस्था 10 से 12 या उससे ऊपर की अवस्था होती है, स्वायत्त एवं स्वतंत्र नैतिक अवस्था। पूर्व नैतिक अवस्था क्या है, पूर्व नैतिक अवस्था में नैतिकता का अभाव होता है। बालक जब छोटा होता है, जन्म से 5 वर्ष का होता है, तो उसमें नैतिकता बिल्कुल भी नहीं होती है। उसे नहीं पता होता कि जो है बड़े कौन है, छोटे कौन है, वो हमें कुछ कहते हैं तो हमें उनकी बातों को मानना चाहिए। अगर आप छोटे बच्चे से जन्म 5 वर्ष तक का जो बालक है, अगर आप उससे कुछ लाने को कहेंगे तो उसका मन किया वो लाएगा, उसका मन किया वो नहीं ले आएगा। तो ये उसमें नैतिकता बिल्कुल भी नहीं होती है। ऐसा नहीं सोचेगा कि ये मुझसे बड़े हैं, मुझसे कोई काम कह रहे हैं तो मुझे करना चाहिए। अगर आप उसे लालच देते हैं, बाबू ये ले आओ, चॉकलेट दूँगा, तो वो तुरंत जाएगा, ले आएगा। तो इस तरह से उसमें नैतिकता का अभाव होता है। लेकिन विषमांगी या परायत नैतिक अवस्था क्या होती है, 5 से 10 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें बालक सोचता है कि नैतिकता बदलती नहीं है। जैसे बालक के माता-पिता जो उसे बताते हैं, वो उसी को मानता है, उसे लगता है कि ये बदल नहीं सकती है, यही ट्रुथ है, यही यूनिवर्सल ट्रुथ है। जैसे माता-पिता सिखाते हैं कि किसी भी जीव को मारना नहीं चाहिए, तो 5 से 10 वर्ष तक की अवस्था में बालक जो उसके बड़े बताते हैं, वो उसी को सीखता है। तो उसे लगता है कि नैतिकता बदल नहीं सकती है। झूठ बोलना पाप है, तो इन सारी चीज़ों को वो मानता है कि पापा ने अगर या मम्मी ने या घर के लोगों ने कहा है तो ये ऐसे ही होगा। लेकिन फिर थर्ड स्टेज इनकी क्या है, स्वायत्त या स्वतंत्र नैतिक अवस्था है। कौन सी स्टेज है, स्वायत्त या स्वतंत्र नैतिक अवस्था। ये 10 से 12 या उससे ऊपर की अवस्था जो होती है। अब इसमें क्या है, सेकंड स्टेज में तो वो जान रहा था कि जीव को मारना पाप है, जो उसके बड़े लोगों ने बताया था। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, 10 वर्ष से या 12 वर्ष से ऊपर हो जाता है, तो जीव को मारना धर्म या कर्तव्य है। इस तरह से जैसे जो है अगर कोई बॉर्डर पे सैनिक है, तो क्या वो वहाँ पर जीव को मारेगा नहीं? वहाँ पे वो ये सोचेगा कि जीव को मारना पाप है, इस तरह से तो वो नहीं सोच सकता। ये उसका कर्तव्य हो जाएगा कि उसको मारना ही पड़ेगा। और जो है झूठ नहीं बोलना, लेकिन जो बालक बड़े हो जाते हैं, तो वो ये समझ जाते हैं कभी-कभी झूठ बोलना भी आवश्यक होता है। जैसी परिस्थितियाँ होती हैं, उस तरह से वो जो है अब उसकी नैतिकता को बनाया जा सकता है। नैतिकता ऐसी नहीं है कि वो बदल नहीं सकती, नैतिकता परिस्थितिजन्य होती है। ये हो गया नैतिक विकास का सिद्धांत। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। क्या है, बालक समझ जाता है कि थर्ड स्टेज के बाद कि नैतिकता जो होती है वो बदली जा सकती है, परिस्थितिजन्य होती है। किसी परिस्थिति में कोई नैतिकता होती है तो किसी परिस्थिति में नैतिकता को बदला भी जा सकता है, ये समझ जाता है बालक। फिर जो है अगला क्या है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में जो महत्वपूर्ण शब्द दिए हुए हैं, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछ लेता है, वो हम लोग जानते हैं। सबसे पहले क्या है, वस्तु अस्थायित्व। वस्तु अस्थायित्व का क्या मतलब होता है, ये किस स्टेज में पाया जाता है, पहले स्टेज में पाया जाता है। संवेदीगामक अवस्था में सेंसरी मोटर स्टेज में पाया जाता है। इसका क्या मतलब होता है कि वस्तु दिखाई भले ना दे लेकिन उसका अस्तित्व होता है। वस्तु दिखाई भले ना दे लेकिन उसका अस्तित्व जो होता है वो होता है। जैसे बालक जो है 0 से 2 वर्ष का जो बालक होता है वो कमरे में होता है, लेकिन उसे पता वो जो है माँ को देखता भले नहीं, लेकिन वो रोना शुरू कर देता है क्योंकि उसको पता होता है कि उसकी माँ आस-पास ही है। जैसे इस फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि जैसे इसमें देखिए बालक बैठा हुआ और ये कोई भी है, तो जो है उसकी बॉल को ले लीजिए आप, उसकी बॉल को लेकर के छुपा दिया है तो पूछ रहा है वेयर इज़ द बॉल? लेकिन अब बालक को पता है कि जो है बॉल इसने ही छुपाई है। अब वो बहुत रोएगा जब तक कि उसको बॉल नहीं मिल जाएगी। उसके बाद जो फिर जब उसे बॉल दे दीजिए तो खुश हो जाएगा। जैसे बच्चे खेलते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं उनके खिलौनों को ले लेते हैं, ये लॉयन ले गया, कौवा मामा ले गया, इस तरह से कहते हैं ना बच्चों के साथ आप लोग। लेकिन बालक को पता होता है कि ये सब कुछ नहीं, कोई नहीं ले गया, आपके पास ही है, इसलिए वो रोता रहता है जब तक आप उसे वापस ना कर दीजिए। तो क्या हो कि वस्तु दिखाई भले नहीं देती है लेकिन उसका अस्तित्व जो है वो बना रहता है। फिर अगला शब्द क्या है? अगला शब्द है परावर्ती क्रिया या वृत्ताकार क्रिया। इसका क्या मतलब हो गया कि एक ही क्रिया को बार-बार दोहराना। हमने ऊपर बताया कि क्या है परावर्ती या वृत्ताकार क्रिया, कि एक ही क्रिया को बार-बार दोहराना। जैसे अंगूठा मुँह में डाल कर के कुछ चूसते रहना, किसी भी वस्तु को मुँह में डाल लेना, ये सब है। फिर संरक्षण का अभाव क्या होता है? संरक्षण का अभाव ये होता है कि मूल आकृति में परिवर्तन होने पर मूल आकृति पर ना पहुँच पाना, यही होता है संरक्षण का अभाव। ये कौन-सी स्टेज में होता है? सेकंड स्टेज में। जैसे इस तरह से है।
ये हो गया। मूल आकृति में ये संरक्षण का अभाव जो होता है ये आकृतियों में होता है। जैसे इस तरह से आपने बनाया बालक के सामने तो वो तो इतना तो समझ जाएगा कि ये जो है इस तरह से बनाओ। फिर अगर लेकिन आप इसे इस तरह से कमल बना देंगे तो वो फिर नहीं समझ पाएगा कि ये जो पहले आकृति बनी हुई थी इसी से ये बना हुआ है। तो मूल आकृति में परिवर्तन होने पर मूल आकृति पर ना पहुँच पाना ही क्या है? संरक्षण का अभाव होता है। फिर स्कीमा क्या है ये जानते हैं। स्कीमा और स्कीम्स ये सब क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है कि स्कीमा क्या है? स्कीमा क्या होता है? तर्क, चिंतन, अवधान, रुचि का व्यवस्थित या क्रमबद्ध रूप जो चिंतन में रहता है वही स्कीमा कहलाता है। चिंतन में जो रहता है मतलब जिसे व्यक्त नहीं कर पाते हैं वही जो है स्कीमा कहलाता है। स्कीमा एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि स्कीमा क्या होता है। स्कीमा को क्या बोलते हैं कि स्कीमा जो मानसिक क्रियाओं का संगठित रूप होता है। क्या होता है? मानसिक संक्रियाओं का संगठित रूप होता है। जो है वातावरण के द्वारा जो अर्जित ज्ञान होते हैं उनका संगठन जो होता है वही होता है स्कीमा। लेकिन स्कीम्स क्या होते हैं? स्कीम्स होता है स्कीमा जो है स्कीम से ही बना है। स्कीम्स क्या होते हैं? विचारों का अभिव्यक्त रूप जो वातावरण से जो हमने ज्ञान अर्जित किया या जो ज्ञान है हमारे अंदर जिसका संगठन रूप है वो स्कीमा होता है। लेकिन अगर हम उसको व्यक्त कर देते हैं जो हमारे अंदर का तर्क चिंतन है तो वो स्कीम्स हो जाता है। यही डिफरेंस है। स्कीमा जो है संगठन तर्क चिंतन में रहता है उसका संगठित रूप। लेकिन स्कीम्स क्या होता है? जो वो तर्क चिंतन या अवधान या रुचि जो भी है जो विचार या जो संगठन या जो ज्ञान है हमारा जो संगठित रूप में है क्रमबद्ध रूप से अगर हम उसे व्यक्त कर देते हैं तो वो स्कीम्स हो जाता है। ये है डिफरेंस स्कीमा और स्कीम्स में। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। बालकों में क्या पाया जाता है? स्कीमा ऑफ एक्शन पाया जाता है। बालकों में क्या पाया जाता है? स्कीमा ऑफ एक्शन किस एज में पाया जाता है? फर्स्ट स्टेज में, संवेदी गामक अवस्था में, 0 से 2 वर्ष में। फिर क्या है? अनुकूलन क्या है या एडॉप्टेशन क्या है? ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा तो देखा होगा, इन सारे सबसे आप लोग परिचित होंगे। अनुकूलन क्या है ये जान लेते हैं। अनुकूलन किसी जानकारी को अपने अनुसार ढाल लेना ही अनुकूलन कहलाता है। क्या होता है कि किसी जानकारी को अपने अनुसार ढाल लेना अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट समावेशन, सेकंड समायोजन, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन। इसकी इंग्लिश याद रखेंगे तो बेहतर होगा आप लोगों के लिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, समावेशन और समायोजन में। तो इंग्लिश याद रखें, समावेशन, एसिमिलेशन, समायोजन, एकोमोडेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि समावेशन क्या है। समावेशन क्या है? पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जोड़ना ही समावेशन कहलाता है। पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जोड़ना समावेशन होता है। लेकिन समायोजन क्या होता है? नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी के गलत होने पर फिर से व्यवस्थित करना जो है समायोजन कहलाता है। पुरानी जानकारी में नई जानकारी जोड़ना समावेशन और नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी के गलत होने पर जो है फिर से उसको व्यवस्थित करना समायोजन कहलाता है। पुरानी जानकारी में नई जानकारी जोड़ना क्या होता है? जैसे जो है आप बालक को दिखाते हैं कि काला है, कोई काली चिड़िया है तो उसको आप बोलते हैं कि ये कौवा है। लेकिन अगर फिर वो कोयल को देखता है और फिर वो कोयल को भी कौवा बोल देगा तो आप उसे बताएंगे कि ये नहीं, ये कोयल नहीं, ये कौवा है। अरे सॉरी, कौवा नहीं, ये कोयल है। तो इस तरह से वो अपनी पुरानी जानकारी में एक जानकारी और जोड़ लिया कि ये कोयल और कौवा एक ही तरह दिखते हैं, ये कोयल नहीं, ये कौवा है। लेकिन समायोजन क्या हुआ कि वो जब नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी के गलत होने पर मतलब वो कोयल को भी कौवा बोल रहा है, इस तरह से वो नहीं समझ पा रहा, तो फिर वो किस तरह से अंतर करेगा दोनों में? वो दोनों में अंतर ये करेगा कि कौवे की आवाज़ कर्कश होती है, कौवा काव काव बोलता है, जबकि कोयल की आवाज़ जो होती है वो मधुर होती है। तो इस तरह से वो पुरानी जानकारी जो थी उसकी गलती फिर उसमें उसमें नई जानकारी ऐड की कि कौवा कर्कश आवाज़ होती है, कोयल की आवाज़ मधुर होती है, दोनों ही काली होती हैं लेकिन दोनों कौवा नहीं होती, एक ही जैसे नहीं होते। तो कौवा और कोयल में अंतर कर लिया, ये हो गया समायोजन। जैसे चार पैर के जानवर को देखता है, कुत्ते को देखता बिल्ली को देखता है, सॉरी, वो बिल्ली को अगर मान लीजिए देख रहा है और वो फिर चार पैर के जानवर कुत्ते को देखता है तो उससे भी वो बिल्ली कह देता है। लेकिन आप उसे बताएँगे कि नहीं ये कुत्ता है, तो फिर कैसे वो समझेगा कि ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, इसके भी 4 पैर हैं, इसके भी 4 पैर हैं। तो फिर क्या करेगा? वो उसकी आवाज़ से डिफरेंशिएट करेगा उसको कि कौवा भौं-भौं करता है, बिल्ली म्याऊँ-म्याऊँ करती है, इस तरह से। समायोजन क्या होता है? समावेशन आपको कोई नया ज्ञान मिला, आप उसको एज़ इट इज़ जोड़ लिए पुराने ज्ञान में, तो ये हो गया समावेशन, आपने उसमें कोई चेंज नहीं किया। जैसे चिड़िया उड़ रही है, पतंग उड़ रही है तो आप जो है बालक चिड़िया उड़ता हुआ देखता है तो बालक को पहले पता होता है कि चिड़िया उड़ती है, लेकिन पतंग जब उड़ती है तो उसको भी वो चिड़िया बोल देता है। तो फिर आप उसको बताएँगे कि नहीं ये पतंग है, तो उसको उसने जान लिया उसी वे में, उसने कोई चेंज नहीं किया, तो वो उसका हो गया समावेशन। लेकिन समायोजन क्या है कि जब वो उसमें कोई अंतर करना सीखेगा तो वो समायोजन होता है। यही होता है अंतर। समावेशन एज़ इट इज़ ज्ञान को जोड़ लेना, समायोजन उसमें जो है डिफरेंशिएट करना, उसमें कुछ अंतर करना, उसके बाद उसको ऐड करना अपनी जानकारी में, तो वो हो जाता है समायोजन। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। फिर क्या है? बस इतना ही था हम लोग का पूरा जो है जेन पियाजे के तीनों सिद्धांतों को हम लोगों ने कवर कर लिया। आई होप आप लोगों को सारा पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा और अगर आप लोगों को जो समझ नहीं आया होगा आप उसे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे फिर से समझाने की कोशिश करूँगी। लेकिन ये सिद्धांत जो है जेन पियाजे का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सारे लोग इसे अच्छे से कवर करिएगा।
इससे एग्ज़ाम में आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे और पेडागोजी सॉल्व करने में आपको बहुत मदद मिलेंगी। इनके जो वर्ड्स दिए हुए हैं, कीवर्ड्स जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आप लोग सिद्धांत को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, इनके सारे ही सिद्धांतों को। तो ये हो गया जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत, भाषा विकास का सिद्धांत। तीनों सिद्धांतों को हम लोगों ने एक ही वीडियो में कवर कर लिया है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।